हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का सेट 3 का साइंस का मॉडल पेपर सॉल्यूशन को देखेंगे टर्म 2 का। इससे पहले मैंने सेट 1 सेट 2 इसके अलावा हिंदी मैथ वगैरह का सॉल्यूशन करा दिया है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 11 का भी मैंने सॉल्यूशन करा दिया है, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग भी जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का विज्ञान का सेट 3 का सॉल्यूशन को देखेंगे, फुल सॉल्यूशन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सेक्शन ए, आप लोग का पहला क्वेश्चन जो है कि 1 वाट को परिभाषित कीजिए, हार्स पावर और वाट के बीच संबंध बताइए। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो जब 1 सेकेंड में, यहाँ पर के नहीं होगा, में होगा, जब 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसे 1 वाट शक्ति कहते हैं। ये हो गया हम लोग का 1 वाट का परिभाषा, यानी 1 वाट को हमने परिभाषित कर दिया। अब पूछा है कि हार्स पावर और वाट के बीच संबंध में बताएं। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये हो गया इन दोनों के बीच संबंध। इसके बाद आगे है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देख सकते हैं कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं, मतलब ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं, इसी को बताना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा है जो स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती। इसे उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे हम ताली बजाए, हथौड़ा से घंटी बजाए इत्यादि। इसीलिए हम लोग ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, S8 का मौल द्रव्यमान ज्ञात करें। S8 यानी सल्फर, सल्फर का ये 8वां परमाणु है, इसका मौल द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि S8 बराबर हो गया 8 है, यहाँ पर इसका द्रव्यमान 8 है, इसलिए 8 × 32 कर दिए, क्योंकि इसका मोल होता है, वो होता है 32, तो बराबर हो गया 256 U, यानी मौल द्रव्यमान हो गया 256। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देख सकते हैं चौथा नंबर वाला क्वेश्चन की 1 U यानी एक मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका उत्तर दिया गया है 6.022 × 10⁻23। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर पाँचवा नंबर वाला क्वेश्चन है। देख सकते हैं कि Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। मतलब Na यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। सॉरी, यहाँ पर 10 लिखा गया है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहला कक्षक में हो जाएगा 2, दूसरा का में हो जाएगा 8, फिर बचा कितना, 1, यानी हो जाएगा 2, 8, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब इसका संयोग करने की क्षमता कितना है, 1। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाहरी कक्षक में होता है उसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 1 है, यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। यहाँ पर 8 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर 1 होगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर छठा नंबर वाला क्वेश्चन है। छठा नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है। तो मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। फिर 7वां नंबर है कि 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखिए। असंक्रामक जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा इत्यादि के जरिए न फैले। तो ऐसा कौन कौन से है, तो मधुमेह हो गया और एक हो गया हृदय रोग, यानी हार्ट अटैक, और मधुमेह को हम लोग बोलते हैं शुगर। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे आप लोग का आगे सेक्शन बी। सेक्शन बी आप लोग को लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है, और सेक्शन ए जो था 1 वाक्य में उत्तर देना था, इसीलिए मैंने उसका आंसर बहुत ही छोटा छोटा दिया है, क्योंकि 1 वाक्य में ही उत्तर देना था। इसके बाद सेक्शन बी यहाँ पर देख सकते हैं कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 3 अंक वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 8वां जो क्वेश्चन है कि एक लैंप 10 सेकेंड में 1000 जूल विद्युत ऊर्जा खपत करता है, इसकी शक्ति क्या है। हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है शक्ति यानी पावर। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर फॉर्मूला होता है W/T। W यानी वर्क का मतलब होता है जूल। तो जूल कितना दिया है, 1000 जूल दिया है, वैल्यू को पुट करेंगे 1000 जूल, ठीक। अब बटे T यानी टाइम कितना है, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड लिख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। और अब यहाँ पर आपको इसका
इसका मात्रक लगाना जरूरी है, मात्रक नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर कट सकता है, इसलिए 100 वाट हम लोग शक्ति को नापते हैं, वाट में हो जाएगा 100 वाट। इसके बाद आगे है 9वां नंबर वाला क्वेश्चन कि तरंग दैर्ध्य को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे निरूपित किया जाता है, इसे कैसे निरूपित किया जाता है तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दो क्रमागत संपीड़नों या विरणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। इसे यहाँ पर हम लोग तरंग दैर्ध्य को परिभाषित कर दिए और इसका जो मात्रक है वो हो गया मीटर और इसे हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। ये हो गया आप लोग का 9 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 नंबर वाला कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, इसमें हम लोग को अणुओं की संख्या निकालना है। तो चलिए इसका देखते हैं इसे किस प्रकार निकालना है। दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो 8 ग्राम दे रखा है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं छोटा m से। यहाँ पर छोटा m हमने लिख दिया। फिर है मोलर द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन दे रखा है O2, तो O2 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो O का वैल्यू होता है 16, यानी O2 है तो 2 से गुना कर देंगे तो 16 दूनी के 32 ग्राम आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, या तो मोल लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं अणुओं की संख्या, या लिख सकते हैं अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान यानी छोटा m बटे मोलर द्रव्यमान यानी बड़ा M गुने आवोगाद्रो संख्या यानी जी का वैल्यू। तो अब इस पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो करना क्या है, दिया गया द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है, लिख दिए यहाँ पर 8 ग्राम हमने लिख दिया। फिर नीचे यहाँ पर हम लोग निकाले हैं मोलर द्रव्यमान है 32, यहाँ पर 32 लिख दिया। आवोगाद्रो संख्या का वैल्यू कितना है, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो इसके बाद यहाँ पर काटिएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा ये 2 और ये 8, फिर हो जाएगा ये 1 और ये 4, यानी 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इस प्रकार से आ जाएगा। तो जब आप लोग फाइनल इसका गुना कीजिएगा, तो ये आ जाएगा इतना, यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो की निम्नलिखित के द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है 5 मोल नाइट्रोजन परमाणु। तो चलिए इसका देखते हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बताया था और ये आएगा ही आएगा, आप लोग इसे समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर दे रखा है 5 मोल, मोल की संख्या दे रखा है, मोल संख्या बराबर दे रखा है 5 और परमाणु नाइट्रोजन परमाणु है, तो नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 2 से गुना कर देंगे, 7 दूनी की 14 यानी 14 ग्राम आ जाएगा मोलर द्रव्यमान। अब मोल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान यानी छोटा m बटे मोलर द्रव्यमान यानी बड़ा M। तो हम लोग को द्रव्यमान निकालना है इसलिए ऐसे ही रहेगा, तो इसको वैल्यू को पुट करते हैं। तो मोल कितना था, मोल की संख्या 5 था बटे छोटा m, तो छोटा m हम लोग को निकालना है और बड़ा m अभी हम लोगों ने निकाला कितना आया था 14, तो ये उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 14 × 70 यानी m बराबर 70 ग्राम आ जाएगा आप लोग का पहला का आंसर। इसके बाद दूसरा का नंबर यहाँ पर देख सकते हैं बी वाला कि 3.011 इंटू 10 के पावर 23 नाइट्रोजन परमाणु। अब इसका द्रव्यमान निकालना है, तो इसका द्रव्यमान किस प्रकार से निकलेगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। आप लोग बी वाला यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से करना है। यहाँ पर कणों की संख्या दिया गया है 3.011 इंटू 10 के पावर 23। अब यहाँ पर लगा देंगे फार्मूला कि द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुने आवोगाद्रो संख्या बराबर 3.011 गुने 10 के पावर 23। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो द्रव्यमान हम लोग को निकालना है, मोलर द्रव्यमान 14 होता है नाइट्रोजन का, हमने पहले ही निकाला था, और आवोगाद्रो संख्या का मान रख देंगे और यहाँ पर ये जो दे रखा है 3.011 इंटू 10 के पावर 23। तो आप लोग को अब यहाँ पर इसका सिर्फ सॉल्यूशन करना है, जो भी सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, देखते हैं कि कितनों बच्चों का आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 12 नंबर वाला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस परमाणु का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और संयोजकता ज्ञात करें। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर होता है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी परमाणु संख्या वही हो जाएगा जो प्रोटॉन की संख्या है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना है 11, यानी परमाणु संख्या भी हो जाएगा 11। इसके बाद पूछा है कि द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ द्रव्यमान संख्या।
तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या 11, आप लोग ऊपर देख सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या 12, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3 2 यानी 23। ये हो गया आप लोग का द्रव्यमान संख्या। इसके बाद पूछा है कि संयोजकता ज्ञात करें, संयोजकता ज्ञात करना है। तो परमाणु संख्या कितना था 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 1। तो संयोजकता कितना हो जाएगा 1। जो बाहरी कक्षक में होता है उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आप लोग का 13 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं कि ओजोन परत क्या है, ओजोन परत क्या है, इसके परत में छिद्र होने के क्या कारण है। तो इसका उत्तर क्या लिखना है कि ओजोन परत एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसके परत में छिद्र होने के पीछे कुछ हानिकारक गैस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, CCl4 तथा अन्य हानिकारक गैस हैं। ये हो गया आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चंस का आंसर। इसके बाद आगे है यहाँ पर 14 नंबर वाला, देख सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियाँ बताएं। अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियाँ क्या है। तो अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियाँ निम्नलिखित है। वह रोग मुक्त हो, मतलब उसके पास किसी भी प्रकार का उसे रोग न हो। वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो, अब उसके पास किसी भी प्रकार की चिंता न हो, वो किसी की चिंतन न करे। इसके बाद है कि वह सामाजिक तथा मानसिक परेशानियों से मुक्त हो। यह हो गया अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियाँ। इसके बाद आगे आप लोग का सेक्शन नंबर C 5 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 नंबर वाला है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन यानी W बराबर F इंटू S। ये तो इसका व्यंजक हो गया। मेन व्यंजक प्राप्त करने के बाद हम लोग को व्यंजक प्राप्त करना है कि आखिर ये आया कैसे, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन आया तो आया कैसे, इसी को हम लोग को प्राप्त करना है। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, यानी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से मैं उसमें समझा दूंगा। इसमें तो फिलहाल आप लोग इतना ही जानिए कि ये होता है इसका व्यंजक। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर B नंबर वाला देख सकते हैं 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। वेग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग को कार्य निकालना है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका किस प्रकार से निकालना है। द्रव्यमान कितना दे रखा है 1500 ग्राम, ठीक। U यानी वेग कितना दे रखा है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो आपको करना क्या है, तो 5/18 से गुना कर देना है। ये आप लोग को निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है V बराबर कितना है, V बराबर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में बदल लेना है। इसको भी उसी प्रकार गुना कर देना है 5/18 से। इसके बाद आगे क्या करना है, और जब आप लोग बदल लीजिएगा तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा हो रहा है, गतिज ऊर्जा इसमें हो रहा है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। अब इस बार हम लोग को वैल्यू को पुट करना है, तो करना क्या है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। इस पर आप लोग को वैल्यू को रखना है। इसके बाद जो वैल्यू आएगा उसे आप लोग कमेंट कर दीजिए कि कितना आप लोग का आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख सकते हैं 16 नंबर वाला क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग में 3 अंतर लिखे। तो सबसे पहले है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे ठोसों तथा द्रवों की ऊपरी सतह में उत्पन्न है। अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंगों एवं गर्तों के रूप में संचरित होती है। ये हो गया आप लोग का अनुप्रस्थ तरंग। अब इसके बाद अनुदैर्ध्य तरंग का लिखना है, तो अनुदैर्ध्य तरंग हेडिंग डालिएगा। इसके बाद लिखना कि अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचरित होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न एवं विचलन के रूप में संचरित होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर इसके बाद है आगे आप लोग का 17 नंबर वाला क्वेश्चन कि रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिक मॉडल क्या था। तो इसका आप लोग हेडिंग डालिएगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल निम्नलिखित है। क्या है
कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। फिर दूसरा का पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इसके बाद है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। फिर यहाँ पर बी पूछा गया कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी। नील्स बोर उन कमियों को दूर करने के लिए परमाणु का क्या नया मॉडल बताया। अब बताने की मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी और नील्स बोर ने उन कमियों को दूर करने के लिए परमाणु का क्या नया मॉडल बताया। तो इसका उत्तर देख सकते हैं। तो इसका क्या है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए अस्थायी नहीं बने रहेंगे क्योंकि परिक्रमा के दौरान विकिरण के रूप में ऊर्जा मुक्त करेंगे एवं वे नाभिक की ओर खींचे चले जाएंगे और नाभिक से टकराएंगे। ऐसी स्थिति में परमाणु अत्यधिक अस्थिर हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी, जबकि ऐसी बात नहीं है। अब नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण होता है। ये हो गया नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसके बाद आगे है आप लोग 18 नंबर वाला क्वेश्चन कि संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है। तो इसका उत्तर क्या लिखना है कि संक्रामक रोगों से रोकने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित आवश्यक सावधानियां आवश्यक है। आप लोग हेडिंग डालिएगा। इसके बाद लिखना है कि खांसते व छींकते समय रुमाल का उपयोग करें या फिर आप लोग मास्क का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखकर मतलब हमें विद्यालय को साफ सफाई रखना है, आसपास के सभी वातावरण को स्वच्छ पानी का जल उपलब्ध कराकर पानी स्वच्छ पीना है। इसके बाद है वैक्सीन या टीका लगाकर, अब जैसे कि कोरोना का वैक्सीन चल रहा है उसी प्रकार टीका लगा लेने से। इसके बाद है टॉयलेट को साफ़ सुथरा रख करके, टॉयलेट जो होता है उसको अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा रखना है। इसके बाद है 19 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। वायुमंडल ही की नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है, लेकिन जीव वायुमंडल की इस नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। केवल कुछ जीवाणु जल व भूमि में रहने वाले नीले हरे शैवाल तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव ही नाइट्रोजन का सीधे उपयोग कर सकते हैं। पौधे नाइट्रोजन आयन यानी NO3 में 3 को अमीनो समूह में बदलते हैं, जैसे पौधे जमीन से ग्रहण करते हैं। अब पौधों से नाइट्रोजन शाकाहारी प्राणियों और उनमें मांसाहारी प्राणियों के शरीर में पहुंचते हैं। जल एवं भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन के मुख्य स्रोत हैं। पौधे नाइट्राइट का अवशोषण करके उन्हें अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन्स में बदल देते हैं, जिन्हें प्राणी ग्रहण करते हैं। मृत पेड़ पौधे व जंतुओं के शरीर में स्थित नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ तथा उत्सर्जी पदार्थों पर जीवाणु क्रिया करके उन्हें पुनः नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिन्हें पौधा पुनः ग्रहण कर लेता है और यह चक्र पुनः चलता रहता है। यह हो गया नाइट्रोजन चक्र। इसके बाद इसका आरेख चित्र देख लीजिए आप लोग। इसका आरेख चित्र किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसका आरेख चित्र बनेगा। आप लोग इस चित्र को नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, यहाँ से इस प्रकार से है। ये पूरा आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा इसको। और यहाँ पर आप लोग का सेट 3 खत्म होता है, यानी आप लोग का साइंस का ऑल सेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि आप लोग का 3 सेट ही था। यहाँ पर आप लोग का सारा सेट कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।